Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं. ये आपका सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आप जो है इलेक्शन कैसे करते हैं अपने डेमोक्रेटिक इंडिया में, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस का क्या रोल प्ले होता है, इलेक्शंस क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, और किस तरीके से एक इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होते हैं और एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ तो हम बेसिकली जानेंगे कि इलेक्शन होता क्या है. ठीक है, अभी तक हम ये सब पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना कि इलेक्शन होते कैसे हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसके बारे में आज हम जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो देखिए ओवरव्यू. आज हम इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओवरव्यू में. ठीक है, in the chapter 1 we have seen that in the democracy it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा है कि ना तो ऐसा पॉसिबल ही हो पाता है और ना ही ये जरूरी है कि सभी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में. ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इन अवर टाइम इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. आज के टाइम में डेमोक्रेसी के एक बहुत ही जनरल फॉर्म कौन सी है? एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर बाद में उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इनडायरेक्टली तरीके से कोई भी काम करते हैं, कोई भी मतलब डिसीजन लेते हैं. ठीक है, इट्स मीन कि लोग तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने द्वारा अपने लिए अपनी जनता के लिए काम करते हैं. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. तो आज हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव की हम बात कर रहे हैं उनको कैसे चुना जाता है. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर के कुछ इस तरीके से कि कैसे इलेक्शन हमारे लिए नेसेसरी मतलब बहुत ज़रूरी है और कैसे एक डेमोक्रेसी के लिए यूजफुल होते हैं. We try to understand how electoral composition among parties serve the people. हम ये भी जानेंगे कि कैसे इलेक्शन के दौरान में जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज के बीच में, कैसे वो लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. Then we go on the ask what make an election democratic. और फिर हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, चीज़ें जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. द बेसिक आइडिया हेयर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और यहाँ पर हमारा बेसिक आइडिया चैप्टर का ये रहेगा कि कौन से इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं और कौन से इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं. क्योंकि आपको पता है कि आज भी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं. तो सोचो वो कैसे इलेक्शन होंगे? वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द यार्डस्टिक. We take a look at each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होने के लिए जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा सा, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे. हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्शन होने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करने के बाद इलेक्शन होते हैं और फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. और हर स्टेज में हम ये जानेंगे कि क्या क्या इलेक्शन में होना चाहिए. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. और इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस कि जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं वो अच्छे से होते हैं, मतलब फ्री एंड फेयर होते हैं, विदाउट एनी करप्शन. ठीक है, क्या वो जो इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फ्री तरीके से हो पाते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर उसमें कोई जो है क्या होता है घोटाला होता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता इंडिया के इलेक्शन में. हम ये भी जानेंगे. हियर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं, और इसमें किसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है? इलेक्शन कमीशन का. तो बेसिकली हम इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्यों इलेक्शन होते हैं, वाई इलेक्शंस. अब यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बात यहाँ पे हरियाणा की हो रही है 1987 की. ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में. कौन से इलेक्शन होने वाले हैं? विधानसभा के, एमएलए के इलेक्शन होने वाले हैं. ओके,
चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इलेक्शन होने के लिए क्या हो रहा है ना, जो नेता खड़े हो रहे हैं वो अपनी बहुत बड़ी सभाएं कर रहे हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मिडनाइट, रात का समय है, एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स, बाहर जो है 5 घंटे से बैठी है, क्राउड बैठ रहा है, बहुत बड़ी भीड़ बैठी है अपने लीडर को देखने के लिए। द ऑर्गेनाइजर एश्योर एंड रीश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट। और जो क्राउड के जो ऑर्गेनाइजर हैं, मेन जो लोग हैं जो उस भीड़ को संभाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सब लोग वेट करिए शांति से, हमारे नेता आने वाले हैं। और जैसे ही उस पूरी भीड़ के पास से कोई भी व्हीकल निकलता तो लोग चिल्लाने लगते, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें हमारे नेता होंगे। और वो नेता कौन है? द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। ठीक है, देवीलाल की बात हो रही है, जो कि हरियाणा की संगठन समिति के चीफ हैं। हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल, वो करनाल में एक सभा है, एक मीटिंग हो रही है, उसको एड्रेस करने आ रहे हैं। उनकी एज 76 ईयर्स की है। ठीक है, बहुत बिजी चल रहे हैं आज के दिनों में। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, और जब इलेक्शन सर पे होने वाले होते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे नेतागण क्या कर रहे होते हैं? सभाएं कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमारा ये वायदा है, हमारा वो वायदा है, अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो वही पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगले पिछले 23 मंथ से जो देवीलाल हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे जीतें। ठीक है, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। ये कौन से इलेक्शन की बात हो रही है? स्टेट के असेंबली इलेक्शन की, यानी कि चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के इलेक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन, और हरियाणा में वही होने वाले हैं। और बात हो रही है 1987 की। ठीक है, द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस। अभी तक हरियाणा में किसकी पार्टी चल रही है? कांग्रेस पार्टी चल रही है। ठीक है, सिंस 1982 से कांग्रेस की पार्टी वहां पे चल रही है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड नया युद्ध। और जो चौधरी देवीलाल हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट में इस बार खड़े हैं। ठीक है, और उन्होंने एक मूवमेंट की स्टार्टिंग की है, उस मूवमेंट का नाम है नया युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, न्याय युद्ध। ठीक है, स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, यानी कि देवीलाल ने एक नई पार्टी बनाई है, पार्टी का नाम है लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। और जो लोकदल पार्टी है वो सिर्फ अकेली पार्टी नहीं है, बल्कि लोक दल के अंदर ही और छोटी मोटी पार्टियां जो हैं वो भी मिलके अपना एक पूरा ग्रुप बना लिया है, और वो सारी पार्टियां जो है गठबंधन तैयार करके कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं। ठीक है, in the election campaign, Devilal said that if his party won the election, his गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो जो देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी हैं, वो वायदा करते हैं कि अगर इस बार उनकी पार्टी जीतेगी तो क्या होगा, उनकी सरकार किसानों के और छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके सारे लोन, सारे कर जो है उनको माफ़ कर देगी। ठीक है, ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि ये पहला कदम होगा हमारी सरकार का, सबसे पहले हम यही करेंगे अगर हम जीत गए तो। ठीक है, मतलब वही है, आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम पे कोई भी नेता की पार्टी होती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, और आफ्टर इलेक्शन दे डिड नॉट कंप्लीट इट। ठीक है, वो उसको कभी भी पूरा नहीं करते हैं। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो लोग हैं, हरियाणा के लोग जो हैं, वो उस कांग्रेस की सरकार से, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द देवीलाल प्रॉमिस, और इसलिए वो लोग जो देवीलाल का प्रॉमिस है कि वो सबके कर माफ कर देंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल। इसलिए जब इलेक्शन होते हैं तो लोग जो है लोकदल को और उनकी एलाइज पार्टी को, मतलब उनके साथ जो और छोटी मोटी एलाइज पार्टीज शामिल हुई हैं, उनको ही वोट देते हैं। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वॉन 70 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। और लोकदल जो है वो 90 में से 90 में से 76 सीट्स जो है वो जीत जाती है। अब यहाँ पर आप सीट्स से बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, ये चेयर वाली सीट्स बिल्कुल नहीं है। अब देखो, हम आपको बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपका ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में इलेक्शन करवाने हैं। अब पूरा हरियाणा तो काफ़ी बड़ा है, एक बार में तो हरियाणा में इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, है ना। तो क्या करा जाता है, हरियाणा को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि ये एक कॉलोनी हो गई, ये एक एरिया हो गया, ये वाला इधर का एक एरिया हो गया, ये इधर का एक एरिया हो गया। तो ऐसे करके हरियाणा को ना 90 एरियाज में बांटा जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे करके 90 एरियाज जो हो जाएंगे। अब इन 90 एरिया में एक एरिया में एक इलेक्शन होंगे, फिर दूसरे एरिया में इलेक्शन होंगे। हालांकि इलेक्शन सेम डे ही होंगे सारे के सारे एरिया में, बट ये है कि एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा कि हाँ, इस वाले एरिया से एक बंदा खड़ा हो रहा है, इस वाले एरिया से एक बंदा खड़ा हो रहा है। अलग अलग पार्टी के बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं एक ही एरिया से। ठीक है,
तो जो लोकदल है वो इन 90 एरियाज में खड़ी हुई और 90 में से 76 एरियाज में जो है लोकदल की पार्टी जीत गई। लोकदल और उनकी एलाइज पार्टी ने मिलके 90 एरियाज में से 76 एरिया में अपने खुद के बंदे जो है अपॉइंट, मतलब उनके ही पार्टी के मेंबर्स जो है वो जो है चुने गए हैं, ठीक है, इलेक्ट हुए हैं। अब क्या होता है वो बता रहा है कि लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स। अब देखो मैंने बताया 76 जो सीट्स जो है वो लोकदल और उनकी एलाइज पार्टी की है, और अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ लोकदल की हटा के, उनकी वो छोटी मोटी एलाइज पार्टीज को हटा के अगर सिर्फ हम लोकदल की बात करें तो 90 में से 60 सीट्स लोकदल को मिली है। और आपको पता है कि किसी भी एरिया में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आधे से एक एक्स्ट्रा सीट्स चाहिए होती है, यानी कि 90 का 45 और 46, यानी कि जिस भी पार्टी को 46 सीट्स मिली होंगी वो पार्टी क्या करेगी, अपना चीफ मिनिस्टर बना लेगी। तो लोकदल जो है उसको तो 76 मिली है बल्कि, तो वो तो बनाएगी ही बनाएगी, यानी कि चौधरी देवीलाल जो है अब यहाँ पर नए आपके सीएम बनेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आपकी सीट्स का क्या ये सीन होता है। ठीक है, मतलब ये था कि 90 एरियाज में इलेक्शन हुए, पंजाब हरियाणा के अंदर ही 90 एरिया में इलेक्शन हुए, और उन 90 एरियाज में से 76 एरिया में लोकदल और उनकी एलाइज पार्टी के ही मेंबर जो हैं वो इलेक्ट हो गए। मेंबर्स को क्या बोला जाता है, एमएलए। ठीक है, अब यही एमएलए जो एक ही पार्टी के हैं, ये सारे एमएलए मिलकर अपने में से ही एक बड़ा मेन लीडर चुन लेंगे जो उनका सीएम बन जाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली में कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, उड़ीसा में कौन है, नवीन पटनायक हैं, है ना। और क्या कहते हैं आपके यूपी में कौन है, योगी जी हैं। अब 2022 में दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, देखते हैं किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो वो तो हर 5 साल में इलेक्शन होते रहते हैं स्टेट असेंबली के। ओके, द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। सोचिए कांग्रेस की वोट कितने ज्यादा गिर गई एकदम से, है ना। Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned. जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं क्या होगा, कांग्रेस के जो अभी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि अब वो हार गए हैं। The newly elected member of legislative assembly of लोकदल choose देवीलाल as their leader. देवीलाल को उन्होंने अपना लीडर चुना है, यानी कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो। द गवर्नर इन्वाइट देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब देखो जो भी इंसान चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको गवर्नर जो है क्या दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर भारत की बात करे जाए, अगर सेंट्रल लेवल पे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है तो इनको शपथ किसने दिलवाई थी, भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिलवाई थी। ठीक है, और अगर बात करें स्टेट की, तो अगर स्टेट में चीफ मिनिस्टर कोई भी बनता है तो उसको कौन शपथ दिलवाएगा, अब प्रेसिडेंट तो नहीं आएंगे ना हर जगह शपथ दिलवाने के लिए, तो क्या करते हैं, गवर्नर शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, पूरे भारत में जो रोल एक प्रेसिडेंट प्ले करता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, वही रोल एक गवर्नर प्ले करता है। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के तीसरे दिन में वो सीएम बन जाते हैं। कौन, चौधरी देवीलाल। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और जैसे ही वो जीतते हैं और गवर्नर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनका पहला ऑर्डर क्या होता है कि जितने भी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर है, मजदूर हैं, उनके जितने भी लोन हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी ने हरियाणा में 4 साल तक के लिए शासन किया। और 1991 में जब दोबारा से चुनाव होते हैं, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, इस टाइम उनकी पार्टी जो है सपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाती है और हार जाती है। ठीक है, और दोबारा से द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब दोबारा किसकी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की आती है। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद लोकदल ने उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किए होंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन के मतलब अकॉर्डिंग काम नहीं किए होंगे, इसीलिए 5 साल बाद या 4 साल बाद जो है हरियाणा के लोगों ने उनको उनके पद से हटा दिया और दोबारा से कांग्रेस को ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन है खैर ये तो, बट फिर भी देखते हैं हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। जगदीप एंड नवप्रिय रीड दिस स्टोरी एंड ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। नवदीप और क्या कहते हैं जगप्रीत ने ये स्टोरी पढ़ी जो भी मैंने आपको सुनाई थी, और वो जो है कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। उन्होंने ये कंक्लूजन बताए हैं, आपको 4-5 पॉइंट्स में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इलेक्शन कैन लीड द चेंज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जो इलेक्शन है वो किसी भी सरकार की पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब मान लो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार अलग तरीके की पॉलिसी लेकर आएगी, और जो नई सरकार है वो न्यू पॉलिसी लेकर आएगी, तो ये बिल्कुल सही है। पॉलिसीज चेंज हो जाती है गवर्नमेंट चेंज होने के साथ ही। द गवर्नर इन्वाइट देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीच। नो, गवर्नर ने
देवीलाल को इसलिए शपथ दिलवाई और इसीलिए चीफ मिनिस्टर बनवाया क्योंकि वो उनके भाषण से इम्प्रेस हो गए थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनको तो वोट ज़्यादा मिले थे, इसलिए उनको शपथ दिलवाई गई और चीफ मिनिस्टर बनाया गया। People are unhappy with every ruling party and vote against it in next election। तो ये बोल रहा है कि लोग जो हैं हर 5 साल बाद सरकार बदलते हैं क्योंकि 5 साल में वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उससे अनहैप्पी होते हैं। तो ये भी गलत है। क्यों? देखो, मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 में आई थी, इंडिया में बात की जाए सेंट्रल लेवल पे, तो मोदी जी 2014 में क्या बने थे? पीएम बने थे देश के। लेकिन 2019 में दोबारा इलेक्शन हुए और वो दोबारा बन गए। ठीक है, अब 24 में दोबारा होंगे तो देखते हैं कौन बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने हटा दिया लोगों ने, या लोग अनहैप्पी हो गए थे तो उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दिया, ऐसा नहीं है। अगर लोग हैप्पी होते हैं तो दोबारा से आपकी गवर्नमेंट आ सकती है। ठीक है, द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है क्या वही सरकार बनाती है? तो बिल्कुल सही बात है ये। द इलेक्शन लीड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन हरियाणा, कि अब जो इलेक्शन होंगे उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। देखो, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पता सरकार अच्छे से काम करे तो डेवलपमेंट हो, और हो सकता है कि सरकार अच्छे से काम ना करे तो डेवलपमेंट ना हो, कुछ भी हो सकता है ये तो। ठीक है, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन आफ्टर द पार्टी लॉस्ट इलेक्शन। तो ये गलत है। ये बोल रहा है कि कांग्रेस अब हार गई है, हारने के बाद भी उसको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो रिजाइन नहीं देगा तो नई गवर्नमेंट कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। चलिए अब देखते हैं आपका वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमारे को इलेक्शंस की क्या जरूरत होती है? ठीक है, क्यों हम लोग इलेक्शन करवाते हैं अपने कंट्री में, अब हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे को यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, पढ़ लेते हैं। डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन योर स्टेट। आपकी स्टेट में लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन कब हुए थे? विच अदर इलेक्शन हैव टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी इन लास्ट 5 ईयर्स। और तुम्हारी ही लोकेलिटी में पिछले 5 सालों में और कौन कौन से इलेक्शन हुए हैं। राइट डाउन द लेवल ऑफ इलेक्शन, और उन इलेक्शंस के लेवल बताइए। विच वर दे व्हेन वर दे हेल्ड, वो कब हुए थे। एंड नेम द डेजिग्नेशन, और उनकी डेजिग्नेशन जो है बताइए कि कब इलेक्शन हुए थे और किसके हुए थे, कौन सी पोस्ट के लिए हुए थे। तो ये तो हर एरिया का अपना अलग अलग होगा, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमारे को इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? अब देखो, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा, है ना। अब देखो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा कैसे बोल रही है मैम। अगर हम वोटिंग नहीं करवाएंगे, हम लोग मिलके बातचीत करके भी तो जो है कोई भी एक पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं विदाउट एनी इलेक्शन। हम उसको बना सकते हैं अपना लीडर। तो आपकी बातें अच्छी तो हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक। कैसे? अगर आपकी क्लास की बात होती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और ऐसे ही मॉनिटर जो है चूज कर लेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है तो इलेक्शन बना दो, इसको जो है अपॉइंट कर लो, इसको ही इलेक्ट कर लो, चुन लो इसको। लेकिन अगर बात की जाए पूरे कंट्री की लेवल की, तो क्या एक बड़ी सी कंट्री के लेवल पे ये चीज़ कर पाना पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता ना पॉसिबल। तो हम देखते हैं कैसे। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होते हैं। रशिया में हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। और अगर बात की जाए यूएस की तो यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 4 ईयर्स के बाद होते हैं। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को हटा के जो बाइडेन जो है वो बने हैं, प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। There are more than 100 country in the world in which elections take place। मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, टू चूज इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। क्यों होते इलेक्शन? ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। वी हैव ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ ऐसी कंट्री होती हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि चाइना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी इलेक्शन होते हैं, नाम मात्र के लिए सिर्फ। ठीक है, बट वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमारे को इलेक्शन की क्यों जरूरत है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेटिक विदाउट अ इलेक्शन। अब जरा हम इमेजिन करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ इमेजिन करो कि डेमोक्रेसी हम इमेजिन कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन के बिना। A rule of a people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision। अब मान लो लोग अपना एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं और सारे लोग आपस में बातचीत करके अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, बात अच्छी लग रही है, बिल्कुल सही है भाई। बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दिस इज नॉट पॉसिबल इन एन लार्ज कम्युनिटी। लेकिन चैप्टर 1 में हमने ये भी तो पढ़ा है कि अगर कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा
लार्ज अमाउंट में लार्ज एरिया के लोग हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया में आप बातचीत थोड़ी कर पाओगे। बातचीत हद मार के आप अपनी क्लास में कर लोगे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में कर लोगे, 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में, मान लो 1000 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे ना आप लोग, बातचीत नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे, है ना। Therefore, in most democracies, people rule through their representative। यही कारण है कि जब बातचीत नहीं कर पाते हैं लोग आपस में तो क्या होती है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और अपने लोगों के बिहाफ में वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी जनता को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी बात को आगे रखते हैं। ऐसे ही किसी बहुत बड़े देश में डेमोक्रेसी काम करती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेसी में। इस देर अब देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं आपको। आपने कभी भी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया है? अब आप बोलोगे हैं ये क्या बात कर रही है मैम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो होते ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता, प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि हम पीएम के इलेक्शन में करते हैं। प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है तो हम डायरेक्टली वोट देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का होता है तो हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमने जिन एमएलए को चूज़ किया था वही एमएलए हमारे बिहाफ पे आगे जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होते हैं वो तो डायरेक्टली होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे हो सकता है कि जब हम इलेक्शन नहीं करवाएं लेकिन फिर भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें? बताइए, ऐसा हो सकता है? तो देखते हैं। Let us think a place where representatives are selected on a basis of age and experience, on a place where they are choose on the basis of education or knowledge। अब देखो, अगर हम किसी को भी चूज करते हैं तो कोई बेस तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई हम उस बेस पे चूज करेंगे। मान लीजिए हम एक एरिया में हम एज के बेस पे इलेक्शन मतलब एज के बेस पे चूज कर रहे हैं कि हाँ भाई जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, ठीक है, उसको ही हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उसको ही हम चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे। अब देखो, मान लो कि जो बंदा एक गांव में 60 साल का है, मान लो 60 साल का है और सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, लेकिन क्या पता उसके अंदर वो स्किल्स ही ना हो जो एक रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए, तो ऐसे में तो कोई फायदा नहीं ना उसके चुनने का, है ना। अब मान लो हम ऐसा चूज करें कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा हम उसको चूज करेंगे। अब आप नॉलेज का कैसे अंदाज़ा लगा पाओगे, है ना। अब मान लो कि एक 27 ईयर्स का बंदा बहुत नॉलेजेबल है और एक 60 ईयर्स का बंदा है जो एज में भी बड़ा है लेकिन नॉलेजेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करोगे आप, कैसे सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी? इसलिए इन द एंड एक ही तरीका बचता है और वो है क्या, आपका इलेक्शन करवा लो। हर तरीके के जो भी रगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टीज इन डिसाइडिंग हु इज मोर एक्सपीरियंस। वही तो बात है कि भाई ये डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत होगी कि किसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए इलेक्शन सबसे बेस्ट तरीका होते हैं, ठीक है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस और डेमोक्रेसी? अब देखो, मान लो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम इलेक्शन करवाते हैं और बेस क्या रखेंगे, वो बेस रखेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा और सबसे ज़्यादा लैंड होगा, ठीक है, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो बंदा जो है बनेगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे इलेक्शंस को आप फेयर इलेक्शन कहोगे, डेमोक्रेटिक कहोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि अब मान लो एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन हो सकता है उसके पास वो स्किल्स ही ना हो जो एक रिप्रेजेंटेटिव में चाहिए है ना। और मान लो एक गरीब सा इंसान है जिसके पास ज़्यादा लैंड नहीं है लेकिन उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी स्किल्स हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे को डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को समान रूप से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए और एक ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसके अंदर सारी रिप्रेजेंटेटिव वाली स्किल्स हो, ठीक है। हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? अब देखो, मान लो आपने चूज कर लिया किसी को ऐसी बातचीत करके, क्या आपके पास अब तरीका है उस व्यक्ति को हटाने का? अगर वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, अब वो आपको खुश नहीं कर पा रहा है अपने काम के द्वारा, तो क्या आप उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हटाओगे ना, तो क्या आप उसको हटा पाओगे? इसके लिए आपके लिए इस यही कारण है कि इलेक्शन होने चाहिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ताकि 5 साल तक आप किसी व्यक्ति का काम देख लो और व्यक्ति अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या करो, अगले इलेक्शन में आप उसको हटा दो, है ना। तो अब देख लो, अब उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर भी जो है प्रेशर होगा कि भाई हाँ मैं अपनी जनता के अकॉर्डिंग ही काम करूँ, क्योंकि अगर मैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करूँगा तो अगले साल मुझे हटा दिया जाएगा, अगली बार मुझे इलेक्शन में जीत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही एक कारण है कि इलेक्शन बहुत बेस्ट तरीका होते हैं टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन इज द वेरी बेस्ट वे,
ठीक है। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु पीपल डोंट लाइक टू डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, दिस रिक्वायर अ mechanism by which people can choose their representative at regularly intervals and change them if they wish to do so। ठीक है, वही बात होगी कि एक निश्चित इंटरवल्स में इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था, जो लोग हैं उसको हटा दें। तो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो, इन द इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। अब जब इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है। देखो, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, वो उन व्यक्ति को चुनेंगे जो इलेक्शन के द्वारा क्या होता है, इलेक्शन के द्वारा हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए ही कानून बनाएंगे। इसलिए हमारे को क्या करना है, अच्छे लोगों को चुनना है ताकि अच्छे कानून बने। अगर हम गलत लोगों को चुनेंगे तो हमारे लिए गलत कानून बनेंगे, जो कि देश के लिए भी अच्छा नहीं है। They can choose who will form the government and take major decision। लोग उन लोगों को चुनेंगे जो एक सरकार बनाएंगे और आगे जाके सरकार में बैठ के एक बहुत मेजर डिसीजन लेंगे हमारे कंट्री के लिए। इसलिए हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ही चूज करना चाहिए। They can choose the party whose policies will guide the government and law making। वो उन लोगों को चुनेंगे जो एक पार्टी की आइडियोलॉजी को जो है फिक्स करेंगे। देखो, जब भी इलेक्शन होते हैं हम सिर्फ एक इंसान को नहीं चूज करते हैं, हम पूरी पार्टी को चूज करते हैं, उस पार्टी की आइडियोलॉजीज को अपनाते हैं। अब मान लो आपने बीजेपी को चूज किया, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी बहुत अलग है कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, ठीक है। तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप पूरी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं। तो सोच समझ के उनकी आइडियोलॉजीज को अच्छे से पढ़ के तभी ही वोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन बहुत तरीके से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना का। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अंतर कैसे करेंगे। We have discussed this question briefly in chapter number 1. We have discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic. हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमने बहुत से इलेक्शन पढ़े हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition for a democratic election. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है और चुना जा सकता है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड वन वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी कि ऐसा ना हो, देखो, एक पहली बात, सभी लोगों को समान रूप से इक्वली वोट देने का राइट है, ठीक है। और एक व्यक्ति का वोट जो है उसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीर व्यक्ति जो है, कोई रिच पर्सन है तो उसके वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और गरीब व्यक्ति है तो उसके वोट की वैल्यू कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, अभी जो पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है ये, ठीक है। सेकंड आपका कंडीशन क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे पार्टीज में वो कैसे होने चाहिए, कैंडिडेट शुड बी फ्री, जो वोट देने वाले लोग हैं वो बिना किसी दबाव के वोट दे रहे हों। ऐसा ना हो कि जहाँ पर वोट दे रहे हैं वहाँ पे गुंडे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि अगर तूने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो बाहर निकल, तेरी गर्दन काट देंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स वोट देने आए हैं वो बिल्कुल फील फ्री करें, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलरली इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। और वो बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन तब हो पाएंगे जब एक निश्चित इंटरवल्स के टाइम पीरियड पे ही, मतलब एक प्रॉपर एक निश्चित गैप के बाद इलेक्शन होंगे। यानी कि हर 5 साल या 4 साल बाद या जो भी है 6 साल बाद इलेक्शन रेगुलरली करवाए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे, तभी इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। फोर्थ क्या है कि द कैंडिडेट प्रीफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। यानी कि लोग ऐसे लोगों को ही प्रीफर करेंगे जो इलेक्ट होने के लायक हैं। अब मान लो कोई बंदा है इलेक्शन में खड़ा हो गया, डाकू है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो ऐसे बंदे को थोड़ी खड़ा होना चाहिए, कोई ऐसे इंसान को खड़ा होना चाहिए, ऐसे बंदे को कैंडिडेट बनना चाहिए जिसको लोग पसंद करते हो, ठीक है, तभी वो इलेक्शन क्या होंगे, डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। फिफ्थ कंडीशन क्या है, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, देयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश।
इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए ताकि लोग अपनी खुद की इच्छा के अनुसार वोट दे सकें। तो ऐसे तरीके के इलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्शन क्या है, एक बिल्कुल फ्री है और फेयर है। ठीक है, दिस माइट लुक वेरी सिंपल, ये चीज़ें आपको लगती तो बहुत आसान है क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, लेकिन अगर हम बाहर की बात करें ना तो बेटा ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं होती हैं। ठीक है, चाइना में चले जाओ आप, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ आप, इलेक्शन ही नहीं होते शायद वहाँ तो, है ना। तो आप इंडिया में रहते हैं तो रिस्पेक्ट करो अपनी कंट्री की कि आपको यहाँ पे इतनी फ्रीडम मिल रही है, और बाहर की कंट्री में इतनी फ्रीडम नहीं है। जितना आसान आपको ये पढ़ के लग रहा है ना, एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नॉट फुलफिल, वेयर दीज आर नॉट फुलफिल, मतलब जितनी भी कंडीशन बताई हैं ये फुलफिल उन कंट्रीज में नहीं होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन अवर कंट्री। ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ना, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि हम अपनी कंट्री में कैसे इन चीज़ों को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बस इतना हमारा था कि इलेक्शन हमारा किस तरीके से इलेक्शन को आप कह सकते हो कि वो डेमोक्रेटिक है और नहीं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके मुझे भी बताओ थम्स अप करके कि कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ऐसा होना कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो होना सही है या नहीं। ठीक है, elections are thus all about political competition. This competition take various form. The most obvious form is the competition among political parties. अब देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की तो इलेक्शंस में ना क्या होता है, कंपटीशन होता है। अब आपको पता है कैसे कंपटीशन होगा, आप लोग नॉर्मली देखते हुए जब इलेक्शन होते हैं कि अलग अलग पार्टीज जो है अपनी रैलियां निकालती हैं। तो ये जो कंपटीशन होता है ना, ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा काम करता है, एट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेवल पे। ठीक है, इट एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। जब एक अलग अलग पार्टीज के बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में आपस में एक टसल होता है, एक लड़ाई होती है कि हाँ मेरे को जीतना है, तो एक कंपटीशन का जो एक भावना है ना वो उभर के आती है। अब देखो, आप देखते होंगे कि भाई बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई हमारी पार्टी अच्छी है, कांग्रेस वाले बोलते हैं हमारी पार्टी अच्छी है, समाजवादी बोलते हैं हमारी पार्टी अच्छी है। तो ये जो एक दो लोगों इन अलग अलग पार्टीज के बीच में जो टसल है ना, यही आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये अच्छा है या नहीं। अब देखो, अगर इलेक्शन में कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन वो क्या हो जाएंगे, पॉइंटलेस बन जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या क्या नुकसान होते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के। ठीक है, बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैव मैनी डिमेरिट्स, बहुत सारी डिमेरिट्स भी हैं, बुराइयां भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। इसका मतलब ये है कि जो आपके इलेक्शन होते हैं इसके बहुत डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि सोसाइटी में ना इससे डिसयूनिटी आती है। अब देखो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा एक अलग ग्रुप बन जाएगा, हमारा एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, सोसाइटी में एक यूनिटी नहीं बन पाती है, एक क्या हो जाता है ना कि डिसयूनिटी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मान लीजिए वो 7 पार्ट्स में है, मान लीजिए आप जस्ट, तो यहाँ पे सारे 7 पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर ना सारे मान लीजिए एससी लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सारे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं तो यहाँ पर से जो कैंडिडेट है वो कौन सा खड़ा होगा, कभी भी वो कैंडिडेट ब्राह्मण तो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो बोलेंगे कि ये ब्राह्मण है तो ये हमारी समस्याओं को अच्छे से समझेगा नहीं, है ना। अब यही दूसरी तरफ इधर सारे ब्राह्मण रहते हैं और यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर कोई शेड्यूल कास्ट का जो है अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या होगा, सारे ब्राह्मण क्या उसको वोट देंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ब्राह्मण के, इतने सारे ब्राह्मण के ऊपर कोई भी शेड्यूल कास्ट का बंदा जो है वो लीड करे, नहीं चाहेंगे वो कभी भी ऐसा। तो क्या होता है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ना एक जाति का ना हथकंडा अपनाती है कि अगर यहाँ पर ब्राह्मण है तो कैंडिडेट भी ब्राह्मण खड़ा होगा, यहाँ पे मुस्लिम से सारे तो कोई भी हिंदू कैंडिडेट कभी गलती से भी खड़ा नहीं होगा। कौन खड़ा होगा? मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के थे तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा खड़ा होगा। तो ऐसा क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी इस कंपटीशन की आड़ में जीतने की लालसा में ऐसी मग्न हो जाती है कि वो क्या करती है ना, सोसाइटी को बांट देती है। इससे डिसयूनिटी को जो है बढ़ावा मिलता है और फैक्शनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्या है, डिमेरिट है पॉलिटिकल कंपटीशन की।
ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ्टन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। अब क्या होता है, दोषारोपण जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है पॉलिटिकल पार्टी में। अब देखो बीजेपी कुछ भी अच्छा काम करती है, कांग्रेस वाले कभी ना कभी कोई ना कोई बुराई जरूर निकालेंगे उसकी, वहीं कांग्रेस कुछ अच्छा करती है तो बीजेपी वाले निकालेंगे। तो ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर कमियां निकालना, दोष लगाना, ये सब ना चलता ही रहता है। एलिगेशन बहुत चलते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन में। तो इससे क्या होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी सरकार अगर कुछ अच्छा कदम उठाती है तो अगले बंदे उसकी बुराइयां ही निकालते हैं, ठीक है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ्टन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। कई बार पार्टीज क्या करती हैं, गलत हथकंडे अपनाती हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि अगर आपने हमारे को वोट दिया तो आपको क्या किया जाएगा, पैसे देंगे आपको। जनरली बहुत होता है कि दारू की बोतल बांट दी जाती है गांव वगैरह के इलाके में। तो ये डर्टी ट्रिक्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्शन फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। इससे क्या होता है, जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी पता है क्या करती हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फ्रेम नहीं करती हैं। उनका बस ये मोटिव होता है कि मेरे को अगली बार जो है क्या आना है, पार्टी में आना है, अगली बार मेरे को जीतना है इस इलाके से। तो छोटी छोटी पॉलिसीज होते हैं वो बनाते हैं, उनका कोई भी लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो राजस्थान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल बाद ना सरकार चेंज होती है। तो कोई भी सरकार ना कोई भी बड़े लेवल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अपनाती। क्यों नहीं अपनाती, क्योंकि उसको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगले बार मेरे को तो आना नहीं है, तो मैं क्यों लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपना के अपना फालतू में टाइम खराब करूं। उनको कोई चिंता ही नहीं होती, वो सोचते हैं कि हम छोटे टर्म की पॉलिसी अपनाते हैं ताकि अगले बार भी जीत पाएं, ठीक है। तो लंबे समय के लिए कोई भी पॉलिसीज जो है वो फ्रेम नहीं होती हैं। सम गुड पीपल वो कुछ अच्छे लोग जो who may wish to serve the country do not enter this arena। अब कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई हम देश की सेवा करें और पॉलिटिक्स में आए, जैसे कि मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि हम लोग राजनीति में आए, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो राजनीति में जो कंपटीशन है वो बहुत गंदा है, डर्टी पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग इनटू द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। वो इस गंदे कॉम्पिटिशन में, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में आना नहीं चाहते। तो ये सब क्या है, ये डिमेरिट्स हैं कॉम्पिटिशन की, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फायदे भी होते हैं कंपटीशन के। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जो थे वो पता थे, उनको सबको पता था, दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, येट दे ऑप्ट फॉर फ्री इलेक्शन, फ्री कंपटीशन। उन्हें पता था ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन को अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन द फ्यूचर ये जो है सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन लॉन्ग टर्म रन। उन्हें पता था कि लंबे समय में ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। एंड अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको मिलेगा ना पैराग्राफ, अगर आप इसको अपने पास से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगी, तो आपको ना यहाँ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। In an ideal world, all the political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them। आज के वर्ल्ड में हर पॉलिटिकल लीडर को पता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो इसी चीज़ से मोटिवेट होते रहते हैं कि हमें जो लगता है कि लोगों के लिए अच्छा है, हमें वो करना है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। एक आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी नहीं होता है। बस क्या जरूरी होता है कि चाहे कोई भी पार्टी आए, बस हमारे को जनता की सेवा करनी है, ये चीज़ होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी सिर्फ देश सेवा नहीं चाहती है, उन्हें तो ही पैसा भी चाहिए, अपना लाभ भी देखती हैं। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance the political career also। अब देखो जिस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन में क्या होता है कि हमें और अच्छा करना है, मोटिवेटेड रहते हैं लोग, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पैशंस फॉर दैमसेल्फ। अब देखो पॉलिटिकल लीडर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे को भी पावर मिले ज़्यादा से ज़्यादा और हम अपने पद पे जो है बने ही रहें। तो दे मे विश टू सर्व द पीपल, और इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है कि लोगों की सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फायदा आ गया। मान लीजिए अलग अलग पार्टी के बीच में कंपटीशन है, बीजेपी के बीच में कंपटीशन है, कांग्रेस के बीच में कंपटीशन है, बीएसपी के बीच में कंपटीशन है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, तो अब उसको ना अपने इलाके में अच्छा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको वो लगता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो अगली बार कांग्रेस आ जाएगी। तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, उसको मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उसको अगली बार पार्टी में नहीं आने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बाहर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बीजेपी को काम अच्छे से करना पड़ेगा, देश की सेवा करनी ही पड़ेगी।
बिसाइड, तो ये एक फ़ायदा हो गया ना कि भाई देश की सेवा हो ही रही है इस कंपटीशन के चलते। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो और देयर आइडियाज मे नॉट बी मैच व्हाट दे पीपल रियली वांट। अब कई बार क्या होता है कि उनको अच्छा काम तो करना है और वो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, जनता क्या चाहती है वो उनको पता ही नहीं है ना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकल लीडर के लिए जानना कि क्या ज़रूरी है और क्या करने की ज़रूरत है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, तो रियल लाइफ में हम इस चीज़ से कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे टैकल करेंगे। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखो, जब लोगों को जब काम करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जनता उनसे क्या चाहती है, तो ऐसे में क्या करना है ना, उन पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करना है, मतलब लोगों की समस्याओं के बारे में डीपली जानना है और अपने जो कैरेक्टर है उसको भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, मतलब उनकी अपनी जो छवि है, पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी खुद की जो छवि है जनता के बीच में, उसको और अच्छा करने की प्रयास करने हैं। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. अब एक और बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है पॉलिटिकल लीडर्स को मोटिवेट करने का कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, उनको कोई भी मतलब गिफ्ट दिया जाए या उनको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए, और अगर गलत करते हैं तो उनको पनिशमेंट यानी कि दंड मिलना चाहिए। Who decide दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने की बात कर रही है मैम, वो कौन देगा, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि द पीपल, वो लोग देंगे जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। ठीक है, दिस व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज, तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में यही होता है। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। दे नो what if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances to victory will increase in the next election। उन्हें पता है कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने के। बट इफ दे फेल, और अगर वो फेल हो जाते हैं जनता की फुल विशेष को सेटिस्फाई करने में, द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा फिर जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि इससे लोगों के अंदर, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर एक भावना आती है कि हमें अच्छा काम करना है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनता है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा और पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि भाई अगर हम अच्छे से काम करें और चाहे ना करें, जितना तो हमें ही है, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब वो तो अपनी मनमानी करेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल कंपटीशन का यही एक फ़ायदा है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मनमानी करने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें ना चाहते हुए भी जनता की सेवा करनी पड़ती है। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से मोटिवेट रहती है कि अगर उसे पार्टी में रहना है, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो उसके ऊपर एक दबाव होगा कि उसको जनता के लिए काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, ये एक तरीके से जैसे मार्केट में नहीं होता है वैसे ही काम करता है। एक मार्केट में कंपटीशन होता है ना, कि इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर। अगर एक शॉपकीपर चाहता है कि उसकी प्रॉफिट जो है वो दुगना हो चौगुना हो, उसकी दुकान अच्छी चले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा इफ ही डज नॉट अगर वो ऐसा नहीं करता है, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, कस्टमर दूसरी दुकान में चले जाएंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिवीजन एंड सम अलगीनेस, बट इट फाइनली हेल्प इन टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। तो बेसिकली वही है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में भी ऐसा होता है, हालांकि हम देखते हैं कि डिवीजन हो जाते हैं, अगलीनेस आ जाती है, गंदगी आ जाती है पॉलिटिक्स में, कॉम्पिटिशन में, लेकिन फाइनली ये हेल्प भी तो करता है पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनके मतलब ये क्या है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। अब देखो वो कह रहा है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे पास काम करने के लिए मुद्दे हैं, घोषणाएं हैं, मैं वायदे करता हूँ और मैं करूँगा उन्हें। वो कहता है अरे तू छोड़, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो वोट है, मैं ही जीतूंगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये एक डिमेरिट दिखा रहा है हमारे को। ठीक है, कि ये बंदा अपनी दादागिरी चला रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास वोट है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इसने प्रॉमिसेस तो इतने सारे किए थे
कि हाँ भाई मेरे को प्रॉमिस करो, मैं जीतूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, और वोटर्स के बाद में क्या हालात होते हैं, वोट देने के बाद बेचारे जो हैं क्या पड़े रहते हैं एक जगह। आपने देखा होगा जब इलेक्शन का टाइम होता है तो क्या कहते हैं, वोट मांगने वाले नेता आते हैं और पैर छूते हैं आपके घरों में, है ना, आके माला पहनाते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे को वोट दो, और बाद में जब पार्टी जीत जाती है तो आप फिर तू कौन और मैं कौन वाली बात हो जाती है, भूल जाते हैं बिल्कुल आपको, है ना। तो ये सब कुछ पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ठीक है। वायदे होते रहते हैं, फुलफिल करती नहीं है गवर्नमेंट, फिर क्रिटिसाइज होता है, अगले साल कोई और गवर्नमेंट आती है, ये सब चलती रहती है पॉलिटिक्स में चीज़ें, ठीक है। इसलिए पॉलिटिक्स कैसी है, अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि पॉलिटिक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया जाए। तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इसका आगे का जो सेक्शन है, आगे का क्या है आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ इतना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप करके मुझे भी बताइए, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।